ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दावा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की, एक हफ्ते अटैक को होल्ड करने को कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समय भीषण ठंड है और उन्होंने कीव समेत यूक्रेन के दूसरे शहरों पर एक हफ्ते हमले रोकने के लिए पुतिन से बात की। ट्रंप ने यह दावा किया कि पुतिन ने उनकी बात मान भी ली है। हालांकि रूस की तरफ से ट्रंप के बयान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई। अब आदत है ये डोनाल्ड ट्रंप की, अजीत जी हर बार कभी कोई युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, तो इस बार कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में उन्होंने पॉज बटन दबवा दिया है। नहीं, ये तो इनके दावे हैं, इस तरह के हो सकता है उनकी बात हुई हो, लेकिन पिछली बार जो बात हुई थी हम लोगों ने देखा, जब यहाँ इन लोगों की बात हुई तीनों, पहली बार ऐसा हुआ कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि बैठे और बातचीत हुई शांति की, और यहाँ शांति की बात खत्म हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। और उसी दिन खार्किव पर हमला हुआ, जो कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव पर हमला कर दिया रूस ने। इधर से भी हमले हो रहे हैं, झूठे बहाने रूस की तरफ से कहे जा रहे हैं कि यूक्रेन हमला कर रहा है तो हम जवाबी हमला करेंगे। ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अब समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। एक निश्चित रूप से एक अस्थायी शांति का समाधान आने वाला है। उसके समझौते हो रहे हैं, उसकी बातचीत हो रही है, ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये एक हफ्ते का युद्ध नहीं रुक रहा है। मतलब अगर एक हफ्ते युद्ध रुक जाता है सचमुच, तो इसका मतलब ये शुरुआत है, ये युद्ध समाप्त होगा। अब 4 साल होने जा रहे हैं इस युद्ध के। और यूक्रेन पर पुतिन को रहम आ गया या डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर दिया तो काम हो गया? संकेत यह है कि पहली बार रूस की ओर से जेलेंस्की को मॉस्को आने का निमंत्रण मिला है। एक बहुत बड़ा बदलाव है अभी तक जी। तो ये कैबिनेट की मीटिंग में ट्रंप साहब ने कहा कि हमारी फोन पर बात हुई है, उन्होंने कीव और कुछ शहरों पर हमला रोकने के लिए वो तैयार हो गए। तो और रूस के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, जेलेंस्की को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है आके बातचीत करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर जेलेंस्की तैयार हो जाती हैं वहाँ और वो दोनों में बातचीत शुरू होती है, तो जो अजीत जी कह रहे हैं वो सच्चाई होगी। और फिर ट्रंप का ये जो दावा है, शायद इसमें थोड़ा सा दम दिखाई देगा। बात तो इरेगुलर कर रहे हैं दोनों से। पुतिन के का अगर स्टेटमेंट आ जाए तो इस पर और क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन अभी तक पुतिन ने इस पर कुछ बोला नहीं है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच में भी टेंशन बहुत जबरदस्त है। ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा हर पल के साथ बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी तैयारियों को हर दिन और मजबूत कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ने थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। अमेरिका को पता है कि ईरान उसके सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना सकता है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं ईरान ने भी बॉर्डर पर लेजर गाइडेड ड्रोन्स को तैनात कर दिया है और इन्हीं ड्रोन्स की मदद से ईरान अमेरिका के सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बना सकता है। ईरान में अमेरिकी हमले का डर भी बढ़ रहा है। ईरान ने भी अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी की है। ईरान के शहरों के मेट्रो स्टेशंस को अब बंकर में तब्दील किया जा रहा है। तस्वीरें ईरान से बाहर आना तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी स्ट्राइक के समय इन बंकर्स में छिपा जा सके, ऐसी तैयारी की गई है। रूस ने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में तैनात अपने वर्कर्स को वापस बुला लिया है। एक तरफ हम ये चर्चा कर रहे हैं अजीत जी कि एक युद्ध लग रहा है कि अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, वहीं एक युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है अमेरिका ईरान। ये नया मोर्चा, ये मोर्चा खुला हुआ है, नया तो नहीं कहेंगे इसको भी, लेकिन ईरान की कई स्तर पर घेराबंदी हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि यूरोपीय संघ ने भी ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस उन लोगों ने भी लगा दिए। अमेरिका ने पहले से रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। और दोनों तरफ से आप देखिएगा, वो जो पूरा खाड़ी का इलाका है, उसमें दूसरे रेड सागर की तरफ से और दूसरे रेड सी की तरफ से और दूसरे तरफ से भी घेराबंदी हो गई है। एक तरफ यूएसएस फ्योडोर रूजवेल्ट खड़ा है, विमान जो युद्धपोत है अमेरिका का, और दूसरी तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा है। और अपने जो उसने कोई 100 के करीब लड़ाकू विमान भी अमेरिका ने वहां तैनात किए हैं। तो अमेरिका इस बात की पूरी तैयारी करके वहां बैठा हुआ है कि कुछ टारगेटेड हमले किए जाएंगे, लक्षित हमले किए जाएंगे। इसलिए रूस भी अपने लोगों को निकाल रहा है। लेकिन वो उससे ज्यादा, हम बार बार आपके यहाँ भी हम कहते रहे कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ईरान के ऊपर एक प्रेशर बनाने का एक गेम है। अभी अचानक अभी कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है जो, लेकिन सर ये प्रेशर काम कर भी रहा है या नहीं? एक बयान है ईरान से जो आया है, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की जामकरन मस्जिद से एक तस्वीर आई है। बताया जा रहा है कि खामेनेई जामकरन मस्जिद गए। ये वही मस्जिद है जहां कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खामेनेई जाते हैं। आपको जानकारी दे दें, जून 2025 में इजराइल पर हमले से पहले जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया था। अब ये तस्वीर सामने आ रही है ईरान को ये भी इधर से भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इधर से भी दबाव है। अवधेश जी, साइकोलॉजिकल वॉर में ईरान क्या कर रहा है?
देखिए, अभी ईरान को लेकर दो डेवलपमेंट है। एक तो हमारे जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अभी ईरान भेजे गए हैं। वहाँ उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है, अपने समकक्ष से मुलाकात की है, और उसके यहाँ से ईरानी कॉन्सुलेट ने उसका बयान भी जारी किया है कि मुलाकात हुई है। क्योंकि अगर अमेरिका वहाँ अटैक करता है तो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है, चाबाहार बंदरगाह से लेकर और विषयों पर। इसी मस्जिद से उन्होंने लड़ाई का आह्वान किया था। तो इस मस्जिद के में आने का मतलब है कि अब उन्होंने करो या मरो का तय कर लिया है। अब यहाँ से एक इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में अमेरिका को शैतान घोषित करते हुए ट्रंप को, और वो विषय हो गया कि यहाँ आ गए हैं तो जितने भी मतलब आयातुल्लाह बहुत सारे होते हैं, ये सबसे शीर्ष हैं, उन सब के लिए, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, सब के लिए अमेरिका के सामने एक युद्ध आ जाता है। लेकिन इसमें ट्रंप ने फिर डील की बात की है। उनको डील का जो है सुबह शाम सपना होता रहता है कि अब ईरान हमसे डील कर लो, न्यूक्लियर डील करे। पिछली बार न्यूक्लियर डील करे तो दबाव बना करके, वो भी नहीं चाहते हैं युद्ध करना, मुझे अब लग गया जो ट्रंप की रीति है। लेकिन सर, ईरान को क्या लग रहा है, इससे जुड़ी हुई एक इंफॉर्मेशन है, ईरान को लग रहा है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त हमला बोल सकता है और अमेरिकी हमले से बचने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेहरान के पास लोगों ने बड़े धमाके सुने जो ईरान की ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, ईरान ने लाइव फायर ड्रिल के लिए 27-29 जनवरी तक नोटैम जारी किया था, और इसी की कुछ तस्वीरें, कुछ आवाजें जो रिकॉर्ड की गई हैं ईरान की राजधानी तेहरान में, वो आपको बता रहे हैं। तेहरान के पास ये कई धमाके सुनाई दिए हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को सीधे धमकी दी। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है, जिसके जवाब में अमेरिका को ईरान में स्ट्राइक करने का अधिकार है। We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that in fact they're going to attack our troops in the region. आप इनकी भाषा सुने, वो कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा से डिफेंसिव ऑप्शन चूज करता है, लेकिन ऑफेंसिव वो कभी भी हो सकता है, ये उसका अधिकार है। इनके जो वर्ड्स हैं, आप देखिए ये कितने डरावने वर्ड्स हैं। नहीं कह रहे कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो प्री इम्प्ट अटैक का अधिकार रखता है। आप प्री इम्प्ट अटैक का अधिकार रखते हैं और दूसरे देश प्री इम्प्ट अटैक का अधिकार नहीं रखते हैं। आप उसकी दोनों तरफ से युद्ध पोत से घेराबंदी करेंगे तो उसको प्री इम्प्ट अटैक करने का अधिकार नहीं है। देखिए, ईरान ने पिछली बार भी अपनी तरफ से हमला नहीं किया था। जब अमेरिका ने हमला किया उनके तीनों न्यूक्लियर बेसेस पर, तब उसने हमला किया। कतर पर भी हमला प्रतीकात्मक था, इजराइल के ऊपर हमला एक्चुअल था। अभी इनके बेसेस जो 40,000 सैनिक कतर में हैं, बहरीन में हैं, यूएई में हैं, 8-10 बेसेज हैं इनके, जिनको उसने टारगेट किया हुआ ईरान ने। सब पता है अमेरिका की, उसने अपने मिसाइल तैनात कर दिए हैं इजराइल की तरफ भी, इनके तमाम बेसेज की तरफ भी। लेकिन ईरान पहला हमला नहीं करेगा। ये जो कह रहे हैं ये डरावना है कि प्री एम्प्ट अटैक का हमारे पास अधिकार सुरक्षित है। इसका मतलब आप ये भय दिखा करके, हाँ, आप इस भय में कि वो हमला करेगा, आप हमला कर देंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे, ये ठीक नहीं है। इस बीच जर्मन चांसलर का भी ईरान अमेरिका के बीच टेंशन पर एक बड़ा बयान आया। जर्मन चांसलर ने दावा किया है कि ईरानी शासन के यानी कि ख़ामेनी के गिने चुने दिन ही बाकी हैं। ये जो जर्मन चांसलर कह रहे हैं गिने चुने दिन बाकी हैं, देखो किस बिहाफ पे हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका और यूरोप के बीच कितनी तनातनी है। अब इस पर सबकी आवाज एक है। यूरोपीय यूनियन ने IRGC को ईरानी रिवॉल्यूशनरी क्या है ईरानी रिवॉल्यूशनरी सिक्योरिटी कॉर्प्स गार्ड, नहीं कॉर्प्स गार्ड्स को वो आतंकवादी से घोषित कर दिया है कि वो आतंकवादी संगठन है। अब इसका मतलब अब उस पर कार्रवाई के लिए पूरी दुनिया स्वतंत्र है, क्योंकि आतंकवादी के विरुद्ध आप कार्रवाई करते हुए प्रीएम्प्ट की बात कर रहे हैं जी। अब जो है जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि उनके गिने चुने समय बाकी है, तो आप समझ लो कि ये कैसी इस विषय पर बिल्कुल एकता है। हालांकि ईरान के नेता का जो जबरदस्त बयान आया है कि अगर अमेरिका ये समझता है
कि इस समय वो हमला करेगा और फिर ट्रंप घोषित करेंगे कि हमारा हमला अब समाप्त हो गया, हमने टारगेट जो है हासिल कर लिया। तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार जो है हम उसका ऐसा जवाब देंगे कि लंबा चलेगा। और पिछली बार उसने इजराइल को बहुत क्षति पहुंचा ही दी थी। लेकिन इस समय की परिस्थितियां यह है कि असंतोष बहुत है ईरान में, और इस इस्लामी शासन के विरुद्ध सड़कों पर है, लोग सर एक बात गोलियां सह रहे हैं। संतोष केवल इस वक्त एक ही देश में दिखाई दे रहा है, वो है भारत। क्योंकि भारत की इकोनॉमी जैसे बूम कर रही है, भारत जिस तरीके से डील पर डील कर रहा है, उसे लेकर अमेरिका बड़ा विचलित है। अमेरिका से कनाडा की दूरी उसे भारत से नजदीक लेकर आ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ये दुनिया को पता है। इसलिए सब इंडिया की तरफ दोस्ती और मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ डील के बाद भारत के साथ डील करने के लिए कई देश बेताब हैं। इसमें आप कनाडा के ऊर्जा मंत्री का बयान देख लें। वो ये कह रहे हैं कि 98% एनर्जी एक ही कस्टमर को बेचते हैं, लेकिन अब हम डाइवर्सिफाई करेंगे क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। बिल्कुल, ये कनाडा ने इसकी शुरुआत कर दी है। ये टीम हॉजसन का बयान आप बता रहे हैं, जिन्होंने कहा कि अभी अमेरिका उनके एनर्जी का सबसे बड़ा ग्राहक है। वो लोग अमेरिका को बेचते हैं। अमेरिका को मतलब अमेरिकी सरकार को नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी, जैसे अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां हैं, कई बड़ी कंपनियां जो एनर्जी खरीदती हैं अपनी जरूरत के लिए कनाडा से, कनाडा उनको बेचता है। अब कनाडा अपने डाइवर्सिफाई कर रहा है वेस्ट एशिया के जरिए। वो एशिया तक अपनी पाइपलाइन बिछा रहा है पश्चिमी हिस्से से लेकर के, ताकि वो एलएनजी भी और मतलब नेचुरल गैस भी और ऑयल भी सब पहुंचा सके। और भारत के साथ इसका डील करेंगे। इसकी मार्क कार्नी हम लोग के यहाँ आने वाले हैं मार्च में, और ये संभव है कि जब मार्क कार्नी भारत आए तो भारत कनाडा के संबंधों में भी एक नया दौर शुरू होगा, जो हम लोगों ने देखा। भारत और अमेरिका के संबंधों में भी नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर सर्जियो गौर से मिले हैं। वहां पर भी एक नए वापस डर तो लग रहा है। या सर्जियो गौर विदेश मंत्री से मिले हैं। हमारा तो पिछली बार भी जब अभी जिस समय यूरोप की हम बात कर रहे थे, उस समय अमेरिका के कुछ सांसद यहाँ थे, सर्जियो गौर उनको लेकर मिलने गए थे। तो ये कोशिश हो रही है, और ट्रंप साहब का बयान है कि एक बेस्ट डील हमारे लिए सामने आ रहा है। तो अब वो बेस्ट डील क्या होगा देखना होगा। लेकिन भारत की कूटनीति इस मामले में इतनी सधी हुई रही है कि दुनिया के सीखने लायक, न इसको रिएक्ट करना है, न हमको कोई इस पर रिएक्ट तो छोड़ो, केवल ये बयान कि आने वाले समय में हमारा डील होगा और हम अलग अलग देशों से करते रहो। सबसे बड़ी बात होती है दूरदर्शिता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 से ही यूरोपीय संघ से दोबारा बातचीत शुरू कर दी थी कि हमको करना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि इसके कारण 2022 से ट्रंप की धमकी के पहले ब्रिटेन और बाकी देशों से एफटीए का जो है शुरुआत हो गई थी बातचीत करने की, कि भविष्य में ऐसा संकट आ सकता है। तो मैं देखता हूं अमेरिका को थोड़ी सुबुद्धि आई होगी। तभी तो सर्जियो गौर भी अंडर प्रेशर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं। मुझे लगता है उनके सामने लक्ष्य दिया होगा। जा रहे हैं अमेरिका के दौरे, जा रहे हैं कि भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल करना। तो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बारीक से बारीक विश्लेषण आपको यहीं